तो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास। ज्यादातर स्टूडेंट्स और जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो ये समझ लेते हैं कि श्वसन, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, और श्वासोच्छ्वास और ब्रीदिंग दोनों एक ही बात है, लेकिन ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा रेस्पिरेशन फ्रेंड्स, जिसको हम श्वसन कहते हैं। श्वसन ये जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन जो है ये जैव रासायनिक क्रिया है, एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। तो रेस्पिरेशन अलग है जो हमारे सेल्स में होती है, और ये क्या है, एक रासायनिक क्रिया है, जबकि ब्रीदिंग जो है एक यांत्रिक क्रिया है, एक मैकेनिकल रिएक्शन है, यांत्रिक क्रिया है जो फेफड़ों में संपन्न होती है। आज इसी पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्रीदिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास, जिसको और सरल भाषा में हम कह सकते हैं सांस लेना। सांस लेने को फ्रेंड्स, जो सांस लेना और सांस छोड़ रहे हैं हम, ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालना, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, या इसको हम श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, या सांस लेना। ये इस क्रिया में 2 स्टेप्स होते हैं, ये 2 चरणों में कंप्लीट होती है, जिनको हम फ्रेंड्स पहला चरण कहते हैं हम इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन है जिसको हम हिंदी में कहते हैं निश्वसन। निश्वसन इसको कहते हैं। निश्वसन का मतलब देखिए, पहला स्टेप हो गया निश्वसन, और निश्वसन का मतलब है इनटेक, ग्रहण करना। इसको हम कहेंगे ग्रहण करना। जब हम वायु को, एयर को, जो वायु है उसको हम फेफड़ों में ग्रहण करते हैं, तो इस क्रिया को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। और कौन सी वायु ग्रहण कर रहे हैं हम, शुद्ध वायु, प्योर एयर को ग्रहण करना। प्योर एयर का मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना इंस्पिरेशन है। इसके अलावा दूसरा स्टेप है फ्रेंड्स एक्सपायरेशन। दूसरा स्टेप हो गया एक्सपायरेशन, जिसको हम विसर्ग लगा देते हैं, हो जाएगा निःश्वसन। देख लीजिएगा, विसर्ग लगाने से यहां इसमें और इसमें जरा सा ये अंतर है, विसर्ग लगाने से ये उल्टा हो जाता है। आप लोगों ने अगर संस्कृत या हिंदी पढ़ी होगी, कुछ चीजें ये होता है, तो विसर्ग लगाने से उल्टा हो गया निःश्वसन। इसको हम और क्या कह देते हैं, उच्छ्वसन के नाम से भी इसको हिंदी में जाना जाता है, उच्छ्वसन या उच्छ्वसन। उच्छ्वसन का मतलब ही है फ्रेंड्स टेक आउट। टेक आउट यानी कि बाहर निकालना। वो बाहर क्या निकालते हैं फ्रेंड्स, अशुद्ध वायु। कौन सी चीज बाहर निकाल रहे हैं, इम्प्योर एयर। इम्प्योर एयर यानी कि अशुद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उच्छ्वसन या निःश्वसन या एक्सपायरेशन कहलाता है। अशुद्ध वायु का मतलब क्या हुआ, कौन सी अशुद्ध वायु, जिसमें CO2 होगी। जिसमें CO2 होगी यानी कि CO2 को बाहर निकालना और O2 को ग्रहण करना। यही 2 स्टेप्स हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास या सांस लेना कहते हैं। अर्थात ब्रीथिंग के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं आएंगी, इंस्पिरेशन निःश्वसन और निःश्वसन यानी कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। इसको हम परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं फ्रेंड्स, शरीर के अंदर यानी कि फेफड़ों में, हम शरीर के अंदर फेफड़ों में शुद्ध वायु जिसमें ऑक्सीजन होती है को ग्रहण करना, यानी शुद्ध वायु को ग्रहण करना, और अशुद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, ये क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे शरीर में जो फेफड़े हैं वो बक्ष गुहा में, प्लूरल कैविटी में बंद रहते हैं। तो प्लूरल गुहा में फेफड़े बंद रहते हैं, और जो बक्ष है, बक्ष का जब हम फेफड़ों में हवा भरी जाएगी तो बक्ष का आयतन बढ़ जाता है, बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, थोड़ा सा कैविटी
का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आज हम देखेंगे, देखिए वक्ष गुहा में हम सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पर इस रीढ़ की हड्डी। तो हमने ये रीढ़ की हड्डी बना ली फ्रेंड्स, देखेंगे कशेरुकदंड वर्टिब्रल कॉलम बनाया। तो हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया है। हम एक ही साइड का बनाएंगे, यहां पर भी पसलियां लगी होंगी रीढ़ की हड्डी पर यानी कि वर्टिब्रल कॉलम पर, और नीचे की ओर भी पसलियां होंगी। लेकिन चलिए हम, और यहां पर क्या होता है, जो पसलियां हैं वो किससे जुड़ी रहती हैं फ्रेंड्स, स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। देखिए हम ये स्टर्नम बना रहे हैं, ये पार्ट हो गया फ्रेंड्स स्टर्नम। ये हमने बनाया स्टर्नम, और स्टर्नम से ही क्या होती हैं पसलियां यानी कि रिब्स जो है फ्रेंड्स वो इसके साथ जुड़ी रहेंगी। ये हमने रिब्स बना दी, पसलियां। ये आप जानते ही हैं कितनी पसलियां होती हैं, 24 पसलियां होती हैं, यानी 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। तो ये हमने बना दी रिब्स। ये हो गया फ्रेंड्स थोरासिक पार्ट का वर्टिब्रल कॉलम है। तो हम इसको कहेंगे थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक वर्टिब्रा हो गया, और ये स्टर्नम हो गया, ये पार्ट, ये फ्रेंड्स स्टर्नम है, स्टर्नम। और ये थोरासिक रिब्स हो गई, यानी कि वक्ष भाग में जो पसलियां होंगी उनको बना रहे हैं हम। थोरासिक रिब्स हो गई, थोरासिक पसलियां हो गई, और इन पसलियों पर, पसलियों के अंदर फ्रेंड्स, पसलियों की जो ऊपरी परत है, ऊपर की परत पर मसल्स पाई जाती हैं, और निचली परत पर भी मसल्स की लेयर पाई जाती है। तो इन दोनों के नाम अभी हम बता रहे हैं। तो ऊपर की परत और निचली परत पर ये देखिए हमने पसलियां बना दी। पसलियों के ऊपरी परत पर मसल्स और ये निचली परत पर मसल्स देखेंगे, स्पष्ट है। तो ऊपर की जो मसल्स है, मसल लेयर है, इसको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहेंगे। ऊपर की जो लेयर है मसल लेयर, वो कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि बाह्य अंतःवर्तुल पेशियां, अंतःवर्तुल पेशी ये कहेंगे। और जो इनर साइड की जो पेशियां हैं इनको कहेंगे हम इनर इंटरकोस्टल मसल लेयर, इंटरकोस्टल मसल्स। इसको कहेंगे आंतरिक अंतःवर्तुल पेशियां, इनको हिंदी में ये कहा जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर ये थोरासिक वर्टिब्रा हो गया, स्टर्नम हो गया, रिब्स, और रिब्स के ऊपर और नीचे के पार्ट्स में ये दो प्रकार की पेशियां होंगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये वाली, और अंदर की जो लेयर होगी वो होगी इनर इंटरकोस्टल मसल लेयर। और साथ ही फ्रेंड्स इस स्टर्नम से एक क्या होता है, डायाफ्राम ये लगा रहता है, ये होगा डायाफ्राम। यहां आपने ये डायाफ्राम हो गया, ये इस समय डोम शेप्ड है, ये डायाफ्राम है, इसमें ये है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम क्या हो गया, डोम शेप्ड होगा, गुंबद नुमा होगा इस समय। तो ये स्थिति होती है जब फेफड़ों में हवा नहीं होती है। तो और अगर हम फेफड़ों में जब हवा बाहर की तरफ से इंस्पिरेशन होगा, यानी बाहर की तरफ से वायुमंडल से हवा जब फेफड़ों में जाएगी, तो ये जो डायाफ्राम है ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये चपटा हो जाता है,
ये डायाफ्राम कैसे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा और फ्लैट होने से बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और ये स्टर्नम यहां देखेंगे इस तरह से हम स्टर्नम बना देंगे, इसका आयतन बढ़ गया। तो ये बक्ष गुहा का आयतन इस प्रकार बढ़ जाता है, बक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, यहां से ये फ्लैट हो जाता है। ये हो गया फ्लैट डायाफ्राम। आप देखेंगे इसकी क्रियाविधि किस प्रकार संपन्न होती है। देखेंगे अब इसकी क्रियाविधि। देखिए ब्रीथिंग में जो क्रियाविधि है, हमने देखो यहां पर इंस्पिरेशन दिया कि पहले निश्वसन यानी कि ऑक्सीजन या वायु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करती है, निश्वसन। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स हमने बनाई हैं, पसलियों के ऊपर का आवरण, बाहर की तरफ जो लेयर होगी मसल्स की, इनमें क्या होगा फ्रेंड्स, इनको ये कहेंगे हम बाह्य अंतःवर्तुल पेशियां। इसको समझ लीजिए, जो हमने बाहरी वर्तुल पेशियां बनाई हैं, अंतःवर्तुल पेशियां, इनमें कंट्रक्शन होगा यानी कि संकुचन होता है। और जब इनमें संकुचन होगा तो ये जो फ्रेंड्स स्टर्नम जो है, स्टर्नम क्या है, स्टर्नम बाहर की ओर खिसक जाता है। जब इनको इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जब संकुचन होगा तो स्टर्नम बाहर की ओर धकेल दिया जाता है, बाहर की ओर खिसक जाता है। इससे फिर दूसरी एक प्रक्रिया और होगी, ये डायाफ्राम जो है, ये डायाफ्राम फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा, ये डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाता है। और ऐसा होने से जो बक्ष गुहा है, ये थोरासिक कैविटी है, इसको हम बक्ष गुहा कहेंगे या थोरासिक कैविटी है। तो थोरासिक कैविटी या बक्ष गुहा, तो बक्ष गुहा का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो बढ़ जाएगा, बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और दबाव, जो फेफड़ों में हवा का दबाव होता है यानी एयर का प्रेशर होता है, वो 1 से 3 मिलीमीटर मर्क्यूरिक तक घट जाता है। 1 से लेके 3 मिलीमीटर मर्क्यूरिक तक कम हो जाता है वायु दाब। वायु दाब कहां पर होगा, ये फेफड़ों में। तो फेफड़ों में फ्रेंड्स वायु का जो दाब है वो 1 से 3 मिलीमीटर Hg कम हो जाएगा। और इस प्रकार जब वायु दाब कम हो जाएगा तो बाहर की एटमॉस्फेयर की एयर फेफड़ों में भर जाती है, ऑक्सीजन वाली एयर फेफड़ों के अंदर भर जाती है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया इंस्पिरेशन यानी कि निश्वसन की कंप्लीट हो जाती है। इसको हमने इस तरह से दिखाया। देखिए एक्सटर्नल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन होगा, स्टर्नम बाहर की ओर खिसक जाएगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा और लंग्स में जो हवा का दबाव है 1 से 3 मिलीमीटर Hg कम हो जाता है और इस प्रकार एयर फेफड़ों में भर जाती है। तो ये प्रक्रिया हो गई निश्वसन। अब आता है देखिए इसका दूसरा एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन बिल्कुल ठीक इसका उल्टा है। दूसरी जो प्रोसेस होगी एक्सपायरेशन, इसी पर समझाते हैं। निःश्वसन या उच्छ्वसन जिसको कहते हैं, बाहर निकालना अशुद्ध वायु को अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को। सर इसे बाहर कैसे निकालेंगे? यहां संकुचन कहां हो रहा है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में। तब इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन होने से स्टर्नम बाहर की ओर धकेला गया और ये डायफ्राम फ्लैट हो गया और बक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया। यहां बिल्कुल उल्टा होना है इसका। क्या होना है? अब मसल्स कंस्ट्रक्शन कहां होगा? कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन अब होगा इनर इंटरकोस्टल मसल्स में। ये जो हमने इनर इंटरकोस्टल मसल्स बनाई हैं, आंतरिक अंतःवर्तुल पेशियां हैं, इनमें संकुचन होता है और इनमें संकुचन होने से ये जो डायाफ्राम खिसक गया था, ये डायाफ्राम सामान्य स्थिति में लौट आता है। ये यहीं लौट आया जैसा था, ये यहीं आ गया, ये वापस उसी स्थिति में आ जाता है और डायाफ्राम भी कैसा हो जाता है? फिर से डोम शेप्ड हो जाता है।
और बक्ष गुहा का आयतन कितना, बक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और फेफड़ों में वायु दाब 1 से 3 मिलीमीटर Hg बढ़ जाता है, यहां कम हो रहा है और वायु दाब क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार जो एयर है फेफड़ों में भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड वाली या शुद्ध वायु वो शरीर से बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को हम एक्सपायरेशन या उच्छ्वसन कहते हैं। अगर इंस्पिरेशन हो गया तो एक्सपायरेशन बिल्कुल इसका ठीक उल्टा लिखना है। अब इससे संबंधित कुछ कॉम्पिटिटिव चीजें हम आप लोगों को बताते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स में कौन कौन से क्वेश्चन इस ब्रीदिंग वाले टॉपिक से बनते हैं। चलिए इस पर भी डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, श्वास दर जिसे हम श्वसन दर कहते हैं, तो श्वसन दर जो होती है फ्रेंड्स मनुष्य में वो 12 से 16 बार प्रति मिनट। हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं इसको श्वास दर कहेंगे या ब्रीथिंग रेट कहेंगे। तो जो ब्रीथिंग रेट है, श्वासोच्छ्वास दर है या श्वास दर या श्वसन दर, ये जो होता है फ्रेंड्स 1 मिनट में 12 से 16 बार होता है। और दूसरी बात अब देखेंगे फ्रेंड्स, व्यायाम या एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज यानी कि दौड़ने से सांस अधिक फूलती है, जिसका नियंत्रण एक प्रतिवर्ती क्रिया करती है। उस प्रतिवर्ती क्रिया का नाम हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है। जो क्रिया सांस लेने पर जो सांस फूलती है, तो सांस फूलने का जो नियंत्रण एक रिफ्लेक्स एक्शन करती है, प्रतिवर्ती क्रिया करती है, उसको कहते हैं हम हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स या हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स इसको कहते हैं। एक सांस में 500 ml वायु फेफड़ों में भर जाती है, 500 मिलीलीटर, और 1 मिनट में फ्रेंड्स क्या होता है, 6 लीटर वायु फेफड़ों के अंदर चली जाती है। और ऑक्सीजन इस प्रकार 1 मिनट में फेफड़ों के अंदर 250 ml ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर 1 मिनट में जाती है। हेल्डन इफेक्ट किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है टीजीटी में, और हेरिंग ब्रूअर इफेक्ट के बारे में भी कई बार पूछा गया है। तो हेल्डन इफेक्ट या हेल्डन प्रभाव किसे कहेंगे, लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है लंग्स से, जब एयर में जाएगी, लंग्स से जब मुक्त होगी, तो इस CO2 के मुक्ति को, यानी कि फेफड़ों में ब्लड से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब मुक्त होती है, तो इसको हम हेल्डन प्रभाव कहते हैं। यानी कि लंग्स में CO2 की मुक्ति को हम हेल्डन प्रभाव कहते हैं। और ये लंग्स में जो CO2 जो मुक्त होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण ही CO2 फेफड़ों में मुक्त हो जाती है। अब आता है देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 गुना ज्यादा तेजी से क्रिया करती है। यानी कि हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन जितने रेट में क्रिया करती है उसका भी 250 गुना, ऑक्सीजन से 250 गुना ज्यादा तेजी से रिएक्शन करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए ये बहुत प्राण घातक होती है, विषैली गैस इसको कहते हैं। और इसकी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर 0.1% हो या 0.7 मिलीमीटर अगर इसका दाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO का, तो ये जानलेवा होता है, प्राण घातक होता है। इससे संबंधित 1-2 पॉइंट और हैं, उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, शरीर के अंदर CO2 की सांद्रता कम या अधिक हो जाने से क्या होता है, श्वास दर जो ब्रीथिंग रेट है वो घट या बढ़ता है, जिसका जो नियंत्रण है वो कैरेटिको सिस्टेमेटिक आर्क द्वारा होता है। और इसके अलावा देखेंगे फ्रेंड्स, शरीर का जो टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, व्यायाम है, या CO2 O2 की मात्रा है, या ब्लड का pH है, इन सब पर नियंत्रण ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम द्वारा होता है, जिसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। और फेफड़े फ्रेंड्स दोहरी झिल्ली से बनी प्लूरल कैविटी में बंद रहते हैं, और ये दोहरी झिल्ली, दोनों झिल्लियों के मध्य एक लसलसा तरल एक फ्लूइड भरा रहता है जो फेफड़ों की सुरक्षा करता है। अगर ये फ्लूइड फेफड़ों में अत्यधिक हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो
इससे संबंधित रोग हो जाता है, एक रोग हो जाता है जिसको हम प्लूरिसी डिजीज या प्लूरिसी रोग कहते हैं। देख लेंगे पढ़कर, फेफड़े दोहरी झिल्ली से बनी प्लूरल कैविटी में बंद रहते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य एक लसलसा तरल भरा रहता है जो लंग्स की सेफ्टी करता है, और इस फ्लूइड के ज्यादा होने से एक रोग हो जाता है जिसको प्लूरिसी रोग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक यहां समाप्त होता है। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।